मूवी शुरू होते ही हम एक हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं जहाँ पे एंथनी नाम का आदमी नोरा नाम की प्रोफेसर को अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर ले जा रहा होता है। नोरा को जियोलॉजी की बहुत समझ थी, इसीलिए एंथनी को नोरा से काफी इम्पोर्टेंट काम था। नोरा ने कहा, उम्मीद है तुम्हारा ये काम इलीगल नहीं होगा, जिस पर एंथनी ने कुछ नहीं बोला और उसे अपनी कंपनी के अंदर ले आया जहाँ पर काफी बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी। नोरा को वहाँ 2 और प्रोफेसर भी मिलते हैं, वो भी नोरा की तरह ही जियोलॉजी में एक्सपर्ट्स थे, मगर नोरा उन दोनों से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर होती है। इसीलिए एंथनी ने नोरा को उनसे मिलवाने के बाद तुरंत ही अपनी अंडरग्राउंड लैब के अंदर ले आया। वो लैब कोई मामूली लैब नहीं बल्कि काफी ज्यादा बड़ी थी। जहाँ एंटर होते ही नोरा ने देखा कि उसके सामने एक पहाड़ जैसा दानव खड़ा है। वो पहाड़ और लकड़ी से मिलकर बना है, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। एंथनी ने कहा, हमने इसे चारों तरफ से जंजीरों के अंदर बांध रखा है और अगर ये उठ भी गया तो हमारे पास इसे रोकने के लिए बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स हैं, क्योंकि वो यूवी लाइट्स की मदद से ट्रोल को यानी उस पहाड़ को जिसका नाम होता है हाइमडाल उसे पत्थर बना सकते हैं। नोरा कहती है, ये काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन इतने में वहाँ उस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने वाली औरत आ गई जिसका नाम रिया होता है। रिया कहती है, चलो शुक्र है नोरा हमारी मदद करने को आ ही गई। नोरा ने कहा, मैंने कब कहा मैं तुम्हारी मदद करने को आई हूँ, और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा काम क्या है। इस पर एंथनी कहता है, जरा धीरज रखो, तुम्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। इसकी कुछ ही देर बाद वो सब नोरा को लेकर अपने ऑफिस में आ जाते हैं, जहाँ पर एंथनी नोरा को अपनी बीवी से मिलवाता है। एंथनी कहता है, मेरी बीवी का नाम है सिगरेट। दरअसल एंथनी और नोरा एक दूसरे को कई सालों से जानते थे और नोरा उनकी दोस्ती की वजह से ही उस कंपनी के अंदर आई होती है। एंथनी कहता है, सिगरेट जल्द ही हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस पर नोरा उन्हें मुबारकबाद देती है। फिर एंथनी ने नोरा को एक बेशकीमती लेटर दिखाया। एंथनी कहता है, ये 1803 का लेटर है, जहाँ सेठ ओलाफ यानी उस टाइम के राजा ने ट्रोल्स के खिलाफ जंग शुरू कर दी थी। इस लेटर के अंदर यही सब कुछ लिखा है। एंथनी ने कहा, सेंट ओलाफ ने उस टाइम के सही ट्रोल्स को छोड़कर बुरे ट्रोल्स के खिलाफ लड़ना शुरू किया और उन्हें एक एक करके मारता गया, लेकिन वो ट्रोल्स को किस तरह मारता था ये यहाँ पे नहीं लिखा। इसके तुरंत बाद ही नोरा कहती है, मुझे सोचने के लिए जरा वक्त चाहिए और मैं ट्रोल को जरा करीब से देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अकेली ही एक लिफ्ट के अंदर बैठी और हाइमडाल के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाती है। वो हाइमडाल के पास आके उसकी नाक पर अपना हाथ रख देती है, जहाँ पर नोरा किसी भी तरह की कोई हलचल को महसूस नहीं कर पा रही थी। मगर जैसे ही नोरा ने अपनी आंखें बंद की और जरा सा कंसंट्रेट किया तो पता नहीं कैसे हाइमडाल का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर नोरा काफी ज्यादा खुश हुई। मगर अगले ही पल हाइमडाल गुस्से में आ गया। उसने जैसे ही देखा कि मुझे जंजीरों के अंदर कैद कर रखा है, इसलिए वो अपने आप को जंजीरों से फ्री करने की कोशिश करता है। नोरा ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही अपनी लिफ्ट में बैठकर नीचे आना शुरू कर देती है। या नीचे उन सब ने हाइमडाल को यूवी लाइट्स की मदद से फिर से बेहोश करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें शक था कि हाइमडाल उनके लिए खतरा है, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही हाइमडाल काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उन जंजीरों को तोड़ डालता है। उसने एक ही झटके में नोरा की लिफ्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर लैब के अंदर मौजूद सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। नोरा भी उस लिफ्ट के अंदर अब काफी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से एंथनी ने उसे वहाँ से बाहर निकाल लिया। इतने में वो हाइमडाल फैसिलिटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एंथनी, रिया और नोरा सिगरेट के साथ उस फैसिलिटी से जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हाइमडाल उस बेस को तोड़कर बाहर आ चुका है, जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहाँ से दूर जाना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद ही वो सीन चेंज हो गया और हम आर्मी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमने मेजर क्रिस को देखा, जो नोरा और एंथनी को पहले से जानता था, और मेजर ने उन सबको अपने पास बुलाया होता है ताकि वो हाइमडाल को पकड़ने में उनकी मदद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं रिया और नोरा को, जो आपस में एक जगह खड़ी झगड़ रही होती है। नोरा कहती है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने हाइमडाल को इतने सालों तक टॉर्चर किया, जिस वजह से अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। लेकिन रिया ने कहा, मुझे कौन सा पता था कि वो इतना भड़क जाएगा। उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आ गए। प्राइम मिनिस्टर उन सब के साथ मीटिंग बिठाते हैं। वो कहते हैं, हमें उस हाइमडाल को जल्द से जल्द तबाह करना होगा, वरना ये नॉर्वे के लोगों को कच्चा चबा जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रोल्स की खुराक और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है, इसलिए हाइमडाल भी अब लोगों की जान के पीछे पड़ा होता है ताकि वो अपनी सालों से लगी हुई भूख मिटा सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमें जितना जल्दी हो सके हाइमडाल को खत्म करना होगा। जिसके तुरंत बाद मेजर अपने सोल्जर्स को सभी हथियारों को तैयार करने का कहने लगता है और कहता है, हम 30 मिनट के अंदर अंदर हाइमडाल का शिकार करने निकलेंगे। नोरा ने मेजर से कहा, हमें उसे मारना नहीं होगा, जिस पर मेजर और उसका भाई आमिर दोनों नोरा से कहने लगे, अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वो हम सबको मार डालेगा। दरअसल नोरा का ये प्लान था कि वो हाइमडाल को कब्जे में करके उस पर रिसर्च करे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि वो अच्छा ट्रोल है या बुरा। अगर तो हाइमडाल अच्छा हुआ तो हमारे साथ ही रहेगा, और अगर बुरा हुआ तो फिर वो उसे मार डालेंगे। लेकिन क्रिस अभी भी नहीं मानता। नोरा कहती है, देखो मुझे पता है कि
कि ट्रोल्स कितने खतरनाक है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च की है, इसलिए तुम मुझे कम से कम साथ तो ले जा ही सकते हो ना। नोरा की बात सुनकर क्रिस आखिरकार मान जाता है। क्रिस ने उनसे कहा, हमारी यूवी लाइट्स इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि रात के अंदर भी उजाला कर सकती हैं और हम अब उस ट्रोल को नहीं छोड़ेंगे। क्रिस और अमीर दोनों हाइमडाल के शिकार करने को काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इतने में बाहर रिया भी आ जाती है और क्रिस कहता है, चलो अब शिकार को निकलते हैं। अगले सीन में हमने देखा कि एंथनी और सिगरेट एक जगह खड़े होते हैं। सिगरेट कहती है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना और सही सलामत घर आ जाना। इसके बाद एंथनी सिगरेट से गले मिलकर वहाँ से चला गया। फिर हम नॉर्वे के अंदर एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा जोरों शोरों से पार्टी चालू थी। सब लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आना शुरू हो गया, जिससे बार में मौजूद सभी चीजें टूटने लगी। वो सब लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतने में उनके ऊपर से किसी ने छत को ही उड़ा दिया। अगले सेकंड वो देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने वाला दानव है जो उन पर हमला कर देता है। वो उन्हें एक एक करके पकड़ता और अपने मुंह में डाल के उनको निगल जाता। इतने में ही वहाँ मेजर, क्रिस और अमीर भी आ जाते हैं। वो दोनों हाइमडाल पर अपनी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को यूज करने लगे। पहले तो ट्रोल को काफी ज्यादा चोट पहुंची, लेकिन अगले ही पल उसने एक बिजली के खंबे को अमीर के हेलीकॉप्टर पर दे मारा, जिससे उसका हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से अमीर के हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ा और वो घूमते घूमते नीचे आकर क्रैश हो गया। मेजर क्रिस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। मेजर क्रिस को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका भाई मर चुका था। नोरा कहती है, हम अकेले उसे नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन क्रिस दहशत भरी आंखों के साथ हाइमडाल के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, मगर हाइमडाल खुद ही वहाँ से दूर जाने लगा और क्रिस ने उस पर हमला नहीं किया। फिर वो सीन कट हो जाता है। हमने देखा कि मेजर क्रिस अपने भाई की मौत पर काफी ज्यादा दुखी है। यहाँ रिया नोरा से कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया ना कि ये ट्रोल कितना ज्यादा खतरनाक है और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए हमें आर्मी का साथ देना होगा और वो जैसा कहेंगे हमें भी वैसा ही करना होगा। इसके तुरंत बाद वो चारों एक हेलीकॉप्टर की मदद से किसी सुनसान सी गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर नोरा कहती है कि यहाँ एक और ट्रोल दफन है और कहानियों के अंदर उस ट्रोल के बारे में काफी ज्यादा बताया गया है कि वो ट्रोल 1803 में ट्रोल्स के राजा का बेटा था जिसका नाम है सलीबा। और तो और कहानियों के मुताबिक वो एक अच्छा ट्रोल है, इसलिए अगर हो सके तो हम सलीबा को जगाएंगे ताकि वो हाइमडाल से लड़ने में हमारी मदद कर सके। इतने में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर हाइमडाल आ गया और उसके घर को दरमियान से चीर कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, हाइमडाल बड़ी तेजी से कहीं जा रहा था, लेकिन कहाँ ये हमें नहीं पता होता। इतने में गार के अंदर नोरा ने पत्थर से कुछ आवाज की, जिसे पहले तो कुछ नहीं होता, मगर अगले ही पल हमने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दानव अचानक से उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो चारों हक्के बक्के रह गए। लेकिन नोरा कहती है, यही है सलीबा और इसकी आंखों में टॉर्च मत डालो वरना ये भी गुस्से में आ जाएगा और हमें कच्चा चबा जाएगा। नोरा कहती है, ये ट्रोल्स के राजा का बेटा है। इतना कहकर उसने सलीबा की नाक पर अपना हाथ रखा, जिससे सलीबा काफी खुश हो गया। इसके तुरंत बाद एंथनी ने भी सलीबा को छुआ, जिससे उन्हें ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये ट्रोल इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नोरा को, जो अपने हाथ में एक फ्लेयर गन लेकर बर्फ के ऊपर खड़ी थी। उसके ठीक सामने ही हाइमडाल भी उसी की तरफ आ रहा होता है। नोरा ने जैसे ही फ्लेयर गन चलाई तो हाइमडाल का ध्यान नोरा की तरफ हो गया और वो नोरा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोरा से पीछे ही सलीबा बर्फ के अंदर से बाहर आता है और उसने बाहर आते ही हाइमडाल को लड़ने के लिए पुकारना शुरू कर दिया। हाइमडाल भी उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहा था। सलीबा जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो हाइमडाल ने अपने पाँव से वहाँ पर लगी बर्फ को तोड़ दिया, जिससे बचने के लिए नोरा तो वहाँ से दूर चली जाती है। मगर हमने देखा कि सलीबा के आसपास की बर्फ काफी ज्यादा कमजोर थी और सलीबा का वेट ज्यादा होने की वजह से वो बर्फ टूट जाती है और सलीबा पानी में गिरने लगता है। वो बेचारा मदद के लिए आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो बेचारा पानी में ही डूबकर मारा गया। उसके पीछे ही मेजर नोरा को लेकर वहाँ से भागने को कहता है, क्योंकि अब हाइमडाल उनकी ही तरफ आ रहा था। वो दोनों हेलीकॉप्टर में आए और वहाँ से जाने लगे, मगर इतने में ही हाइमडाल उनके काफी करीब आ गया। हाइमडाल ने अपना हाथ हेलीकॉप्टर को दे मारा, मगर खुशकिस्मती से उनका हेलीकॉप्टर फिर से स्टेबल हो जाता है। हाइमडाल ने उनका पीछा करने की बजाय वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर में बैठी नोरा ने सलीबा को जगाया तो था, मगर उन्हीं की वजह से सलीबा की मौत हो गई, जिस वजह से नोरा काफी दुखी हो जाती है। अगले ही पल वो एक आर्मी की बेस पर आ रुके, जहाँ पर बैठे वो ये सोच रहे थे कि आखिर हाइमडाल चाहता क्या है। इतने में एंथनी वहाँ आया और उन्हें कहने लगा कि जिस तरफ हाइमडाल आगे बढ़ रहा है वहाँ पर तो ट्रोंडहाइम है, वही शहर जहाँ पर सेंट ओलाफ का मकबरा भी है। ये देखकर नोरा तुरंत ही समझ जाती है कि वो सेंट ओलाफ के पीछे पड़ा है। जी हाँ, वही राजा जिसने 1803 के अंदर ट्रोल्स को मारना शुरू किया था। इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए अब सेंट ओलाफ के मकबरे की
तरफ जा रहा होता है। इस चीज का पता चलते ही वो सब लोग तुरंत ही हाइमदाल के ट्रोंडहाइम शहर पहुंचने से पहले खुद वहां पर आ जाते हैं जहां पर सेंट ओलाफ का मकबरा था। वहां आते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका नाम है मिशेल। मिशेल कहती है जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, इसीलिए वक्त जाया किए बिना ही चलो सेंट ओलाफ का मकबरा ढूंढते हैं। इतना कहकर मिशेल उन्हें एक चर्च की बेसमेंट के अंदर ले आती है। मिशेल कहती है ये चर्च नॉर्वे में सबसे पहला चर्च था, इसे नॉर्वे का दिल भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ की खुदाई के दौरान कई लोगों ने सेंट ओलाफ का मकबरा ढूंढने की काफी कोशिश की मगर उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम भी अपनी किस्मत आजमा सकती हो। इसके बाद नोरा देखती है कि एक कमरे में सेंट ओलाफ की काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनी थी। हर पेंटिंग के अंदर सेंट ओलाफ पर 3 जगह जख्मों के निशान होते हैं, एक उसकी टांग पर, एक उसके सीने पर और एक उसकी गर्दन पर। इतने में एंथनी उन पेंटिंग्स को छूने लगता है। जैसे ही उसने एक जगह चेक की तो वहाँ से छोटा सा पत्थर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा फिट नहीं हो रहा था। इस पर मिशेल ने कहा ये पत्थर पहले तो हमने कभी नहीं देखा, इसीलिए मिशेल कहती है इसे दोबारा लगाने की कोशिश मत करो। जब उसने पत्थर वाली जगह पर टॉर्च मारी तो उन सबको समझ आया कि ये तो वही निशान है जो पेंटिंग्स पर सेंट ओलाफ के शरीर पर बने हुए हैं। इसीलिए वो जब टांग पर देखते हैं तब वहाँ पर भी एक पत्थर नीचे गिर जाता है। जिस तरह वो तुरंत ही समझ गए और उन्होंने उसकी गर्दन से भी एक पत्थर को उतार लिया। नोरा कहती है इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, जैसे कि ये किसी न किसी तरह के ताले हैं जिनमें चाबियां लगनी है। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो नोरा को एक लकड़ी नजर आती है। नोरा ने उसे जैसे ही उस सुराख के अंदर डाला तो वो बिल्कुल फिट बैठी। जब नोरा ने उसे घुमाया तो वो एक चाबी की तरह काम करने लगी। नोरा को तुरंत ही समझ आ जाता है कि हमें 2 लकड़ियों की और जरूरत है, इसीलिए कमरे में ढूंढने से उन्हें बाकी 2 लकड़ियां भी मिल जाती हैं और एंथनी नोरा की मदद करते हुए उन लकड़ियों को पकड़कर घुमा देता है, जिससे वो पत्थर की दीवार आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हट जाती है। और अब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक खुफिया कमरा है जिसके अंदर टॉर्च मारने से उन्हें पता चला कि सेंट ओलाफ का मकबरा यहीं पर मौजूद है। वो तुरंत ही उस मकबरे के पास आए। उन्होंने जैसे ही उस मकबरे पर से ढक्कन हटाया तो वहाँ अंदर कोई और नहीं बल्कि सेंट ओलाफ ही था, जिसकी असली बॉडी तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी मगर उसका पुतला वहाँ रखा गया होता है। हैरानी की बात तो ये होती है कि सेंट ओलाफ की तलवार पर अभी तक जंग नहीं लगा था। और तो और उन्हें उस मकबरे में से ठीक उसी तरह का एक लेटर मिलता है जो लेटर एंथनी के पास भी होता है। उनको तुरंत ही समझ आ गया कि इस लेटर की 2 कॉपीज बनाई गई होंगी। अब इसके फौरन बाद ही नोरा ने कहा हाइमदाल यहीं पर आ रहा है, इसीलिए अब उन्हें सभी लोगों को बचाने के साथ साथ हाइमदाल को भी रोकना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी न्यूज चैनल पर अब उस ट्रोल के हमले की ही खबर चल रही होती है। वो सब कहते हैं अगर ये नॉर्वे से बाहर निकल आया तो दूसरी कंट्रीज को इस पर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने ही होंगे। इतने में हम देखते हैं नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे। जब उनसे सवाल किया गया कि ट्रोल को कैसे मारना है, क्या उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहिए या नहीं, तो वो कहते हैं कि हमने ट्रोल को मारने का एक तरीका ढूंढ लिया है। दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो तरीका हम प्रेस के अंदर नहीं बता सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन दोबारा नोरा की तरफ शिफ्ट हुआ, जहाँ पर मेजर को जनरल की तरफ से ऑर्डर आए कि सभी को ट्रोंडनहाइम शहर से बाहर निकाल दिया जाए और किसी सेफ जगह पर पहुँचा दिया जाए। जहाँ पर नोरा उससे कहती है हम लोगों को एक मर्तबा के लिए तो बचा लेंगे, लेकिन ट्रोल का क्या। मेजर कहता है हमें उसे किसी तरह मारना ही होगा, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मगर तभी उसे याद आया कि सेंट ओलाफ ट्रोल्स को किस तरह मारा करते थे। जिस पर नोरा कहती है कहानियों में तो ये मशहूर है कि सेंट ओलाफ अपनी तलवार से ही ट्रोल्स को मार दिया करते थे, मगर एंथनी ने कहा हमें भी उसकी तलवार से ट्रोल पर हमला करना चाहिए। लेकिन मेजर कहता है वो तलवार बिल्कुल आम सी तलवार है। जिस पर नोरा को याद आया और उसने तुरंत ही अपने चाकू को पवित्र जल के अंदर डुबोकर उससे हाइमदाल के शरीर का एक हिस्सा काट दिया और वो आराम से कट भी जाता है। ये देखकर बाकी सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि जादू चांदी की तलवार में नहीं बल्कि इस पवित्र जल के अंदर है। मगर अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने से पवित्र जल से पहाड़ से भी ऊंचा हाइमदाल मरने नहीं वाला था। लेकिन तब मिशेल कहती है हमें ज्यादा पानी की जरूरत है, इसीलिए मुझे पता है कि पवित्र जल कहाँ से आता है, लेकिन पवित्र जल को निकालने के लिए हमें काफी लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। जिस पर अब मेजर रिया को लेकर सभी शहरियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कहने लगा देखो हमें उस ट्रोल को मारने का तरीका मिल चुका है, लेकिन हमें आप सबकी मदद की जरूरत है, इसीलिए हमारी मदद कौन कौन करना चाहेगा। जिस पर वो सभी लोग बिना हिचकिचाए ही मान जाते हैं। अगले सीन में हमने देखा कि वो सभी शहरी आर्मी वालों की मदद से उस पवित्र जल को नीचे नदी से ऊपर ले जा रहे हैं, जिस वजह से आर्मी वालों ने उस जल को अपने सभी हथियारों के अंदर भी भर दिया। अब उनके पास पवित्र जल से भरी हुई गोलियां और बड़े बड़े गोले थे और अब वो हाइमदाल से लड़ने को पूरी तरह रेडी होते हैं। इतने में रात हो जाती है और वो सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े होते हैं। यहाँ एंथनी और मिशेल चर्च की घंटियां चलाने वाले थे ताकि हाइमदाल का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन इतने में ही वहाँ पर फिर से भूकंप आना शुरू हो जाता है। उन्हें पता चल गया कि हाइमदाल वहाँ पहुँच चुका है और होता भी ऐसा ही है। हम देखते हैं कि हाइमदाल उन सब की
काफी करीब आ चुका था, जिस वजह से एंथनी और मिशेल अब घंटियां बजाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि हाइमदाल पत्थर से बना है तो उसके कानों में घंटियां बहुत जोर से गूंजने लगी, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेजर के ऑर्डर्स पर सभी सोल्जर्स ने हाइमदाल पर बॉम्बिंग करना शुरू कर दी, जिससे हाइमदाल काफी ज्यादा घायल तो हुआ, लेकिन उसने एक दरख्त को उखाड़कर उसे सीधा चर्च की तरफ फेंक दिया, जिससे चर्च में लगी घंटियां टूट जाती हैं। मगर वक्त रहते एंथनी और मिशेल उस चर्च से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हाइमदाल अब उन सब की तरफ बढ़ रहा होता है। हर तरह के गोले बारूद भी उसके आगे नाकाम हो जाते हैं, लेकिन मेजर अपनी आखिरी चाल चलता है। जब हाइमदाल पानी से निकलने ही वाला था कि तभी उसने पानी से भरे हुए कंटेनर्स को ब्लास्ट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा पानी हाइमदाल के शरीर पर जा गिरा और हर तरफ से हाइमदाल पत्थर बनने लगा। लेकिन जैसे ही पानी खत्म हुआ तो हाइमदाल फिर से ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो तीनों अब पीछे भागना शुरू कर देते हैं। नोरा अब हाइमदाल के बिल्कुल नीचे ही थी। हाइमदाल भी उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी पता नहीं क्यों हाइमदाल रुक जाता है। हाइमदाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सलीबा उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख हाइमदाल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अगले ही सेकंड उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई के दौरान वहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ शुरू हो गई। हमने देखा कि हाइमदाल सलीबा पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ नोरा कहती है हमें भी हाइमदाल को मारना चाहिए, जिस पर मेजर ने कहा हमने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया मगर इस चीज पर किसी चीज का भी कोई असर नहीं है। लेकिन एंथनी कहता है एक चीज हम कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह उसके दिल पर ये पवित्र जल गिरा दें तो शायद हाइमदाल मर जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसके मुंह में पानी का कंटेनर डालना होगा। मगर मेजर ने कहा हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेनर बचा है। नोरा कहती है मैं और रिया दोनों हाइमदाल का ध्यान भटकाएंगे, इतने में तुम दोनों ऊपर से उसके मुंह में ये कंटेनर डाल देना। इसलिए नोरा तुरंत ही हाइमदाल पर शूट करना स्टार्ट कर देती है। हाइमदाल ने सलीबा को नीचे गिराकर उस पर अपने पैर से वजन डालना शुरू कर दिया, जिससे सलीबा की सांस रुकने लगी और सलीबा पानी में डूबने लगता है। यहाँ ऊपर हमने देखा कि एंथनी की लापरवाही की वजह से वो कंटेनर जिसके ऊपर बॉम्ब था उसका डेटोनेटर नीचे गिर जाता है। अब बिना डेटोनेटर की वजह से वो पवित्र जल को उसके मुंह में फेंक तो सकते हैं लेकिन उसे ब्लास्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एंथनी वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। एंथनी मेजर से कहता है कंटेनर के साथ ही मुझे हाइमदाल के मुंह में कूदना होगा और ग्रेनेड की मदद से अंदर जाते ही एक ब्लास्ट करना होगा। जिस पर क्रिस कहता है चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। मगर एंथनी ने कहा मैं जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। इसके तुरंत बाद ही एंथनी ने हाइमदाल के ऊपर छलांग लगा दी। बाकी सब लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुके थे। हाइमदाल ने जैसे ही एंथनी को खाने के लिए मुंह खोला तो वो ग्रेनेड की पिन को निकाल देता है और उसके मुंह में जाते ही एंथनी बेचारा मारा जाता है। मगर तभी हाइमदाल के पेट में से एक ब्लास्ट हुआ, जिससे हाइमदाल का शरीर जगह जगह से जलकर टूटने लगा। हाइमदाल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर तभी पीछे से सलीबा भी उठ जाता है और उसने तुरंत ही हाइमदाल के पेट में अपना हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लिया, जिससे हाइमदाल तड़प तड़प कर बेरहमी से मारा गया। बाकी सब लोग पहले तो बहुत खुश हुए, लेकिन तभी उन्हें एंथनी की कुर्बानी याद आ जाती है। एंथनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही लाखों करोड़ों की जानों को बचा लिया। सिगरेट को जब ये खबर मिली तो वो बेचारी काफी ज्यादा रोने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।